चलो देखो, मेरा फिर क्या रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में ही 8वां प्रकार होगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन। हम इससे पहले कुल 7 अभिक्रिया को पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला मेरा क्या है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जो कि संयोजन या संश्लेषण या वियोजन या अपघटन ये दोनों एक दूसरे का क्या है, विपरीत अभिक्रिया। इसी में अपघटन अभिक्रिया में ही एक था ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, जो कि ऊष्माक द्वारा होता है। तीसरा मेरा है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया और उसमें अपघटन अभिक्रिया में क्या होता था, एक था जो ऊष्मा के द्वारा अपघटन होता था और दूसरा था जो कि वैद्युत के द्वारा अपघटन होता था। चौथा हमारा कौन सा था, एकल विस्थापन अभिक्रिया। और 5वां उभयनिष्ठ विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया और उभयनिष्ठ विस्थापन अभिक्रिया दोनों में विस्थापित होता था, लेकिन फर्क क्या था, एकल विस्थापन अभिक्रिया में केवल एक धातु का विस्थापन होता था और इसमें जो अधिक क्रियाशील वाले धातु रहते थे वो कम क्रियाशील वाले धातु को विस्थापित कर देते थे। लेकिन उभयनिष्ठ विस्थापन अभिक्रिया में क्या था, इसमें आयन था, धनायन और ऋण आयन। उसके बाद मेरा कौन सा था, अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसमें अवक्षेप बनता था ठोस के रूप में। और फिर था उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें अम्ल और भस्म दोनों मिलकर लवण और जल का निर्माण करता था। अम्ल H+ का त्याग करता था, जबकि भस्म OH- का त्याग करता था। ये ऑब्जेक्टिव पूछता भी है, याद रखना। ये अम्ल किसका त्याग करता है, तो H+ का, और भस्म किसका त्याग करता है, तो OH- का। अगला है मेरा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहने का मतलब क्या है, इसके नाम से जैसे कि पता चल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया होगा, लेकिन किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। तो यानी वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित हो। घटित हो कहने का मतलब संपूर्ण हो, यानी अभिक्रिया पूरी तरह से जो बनेगा वो किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। यानी उत्प्रेरक जो होगा वो क्या होगा, प्रकाश होगा। यानी कि हम इसका एक एग्जांपल दिए थे कि दो व्यक्ति अगर लड़ने वाला हो तो उसमें चुगलखोर जो होता है वो क्या करता है, लड़ाई को बढ़ा देता है, या फिर अगर कोई अच्छा आदमी होता है तो लड़ाई को घटा देता है। तो उसी तरह इसमें प्रकाश का क्रिया रहेगा कि वो क्या करेगा, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा या फिर घटा देगा। तो यानी कहने का मतलब क्या, ओवरऑल देखा जाए तो जितने भी अभिक्रिया होंगे प्रकाश पर निर्भर रहेगा किसी न किसी तरह से। चलो क्या है इसका पहला परिभाषा, वैसे रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, प्रकाश की उपस्थिति। और यहाँ प्रकाश कहने का मतलब मुख्य रूप से मेरा क्या होगा, सूर्य की प्रकाश, जिसको इंग्लिश में हम सनलाइट बोलते हैं। तो यानी मुख्य रूप से मेरा सूर्य का प्रकाश, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड से सबसे बड़ा अगर कोई है जो कि हमें रोशनी या प्रकाश देती है तो वो सूर्य ही है। जो कि हम फिजिक्स में शायद पढ़े भी थे कि प्रकाश का सबसे बड़ा प्रदीप्त वस्तु जो होता है वो हमारा क्या होता है, सूर्य ही होता है। अर्थात संपूर्ण होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इसको हम समझते हैं। अब वैसे इस एग्जाम्पल को हम पहले भी देख चुके हैं। तो देखो, अच्छा ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को छोड़ देते हैं तो इसके पश्चात ये और कौन सा एग्जाम्पल है, संयोजन अभिक्रिया, जिसमें बताए थे कि दो अगर जो है उसको अगर जोड़ करके एक बना दिए तो यही मेरा होगा संयोजन अभिक्रिया। इसके पश्चात हम जानेंगे कि जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन उपस्थित रहता है वो रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है, जो कि इसके जस्ट बाद ही होगा। देखो तब जब हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन कहने का मतलब H2 और क्लोरीन गैस मतलब Cl2, दोनों के विलयन को मिला देते हैं और मिलाने के बाद कहाँ रख देंगे, सूर्य की लाइट में। यानी दोनों के मिश्रण कहने का मतलब दोनों को मिला देंगे, सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है। सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ये दोनों परस्पर संयोग करके जब सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो ये अपने आप क्या कर लेगा, संयोग कर लेगा, यानी अभिक्रिया कर लेगा। और उसके पश्चात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का निर्माण करता है। लेकिन जब इसी अभिक्रिया को हम किसी अंधेरे में रखते हैं, यानी कि अंधेरे कमरे में रखते हैं या फिर कहीं भी अंधेरे जगह पे रख देते हैं, या फिर रात्रि में भी चूंकि हम रख देते हैं तो वहाँ सूर्य की प्रकाश नहीं आती है, तब क्या होता है, इसमें कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। तब इसमें कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। यानी कि अंधेरे में रख दिए तो इसको प्रकाश नहीं मिल रहा था, जबकि दोनों मिश्रण था, फिर भी अभिक्रिया नहीं हुआ। यानी अभिक्रिया कराने के लिए हर हाल में क्या चाहिए हमको, सनलाइट। लेकिन कुछ हम ऐसे अभिक्रिया मतलब ये अभिक्रिया होती है जहाँ सनलाइट लिखा हुआ नहीं भी रहता, ठीक ना। इसका मतलब ये नहीं कि ये सूर्य के प्रकाश में नहीं हो रही, फिर भी ये क्या सूर्य के प्रकाश में ही होती है। और हम उस उत्प्रेरक को तीर के चिन्ह के ऊपर या फिर नीचे लिख देते हैं, ज्यादातर हम ऊपर ही लिखते हैं। अगला देखो, पेड़ पौधे हम देखते हैं तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, चूंकि हरे पेड़ पौधे की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हरे पेड़ पौधे में हम पढ़ चुके हैं बायोलॉजी में 9th में, किसमें क्लोरोफॉर्म पाया जाता है,
क्लियर ना, जिसमें प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है। प्रकाश संश्लेषण करने का मतलब प्रकाश की, सूर्य की प्रकाश की अवशोषित कर लेना, ठीक ना। तो अगला हम देखो क्या देखते हैं कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करने का मतलब सूर्य की प्रकाश को क्या करना, अवशोषित कर लेना, सूर्य की प्रकाश को अवशोषित कर लेना। जिसे हम इसका प्रयोग एक तरह से इस तरह से भी देखोगे करते हैं कि जब कोई हम लाइट देखोगे उसके ऊपर सूर्य की मतलब ये हम उसे सूर्य प्लेट बोलते हैं, जो सूर्य को ग्रहण करता है, सूर्य की प्रकाश को। जैसे कि यहाँ पर ये अगर हम बात करते हैं तो देखो ये वाला जो मेरा लाइट है, ये वाला जो इसका यही बड़ा होगा, ये क्या है मेरा सूर्य की। तो खैर हम यहाँ पर ये भी क्या करता है, सूर्य की प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, नहीं ग्रहण कर लेता। अब यही बात अगर हम इस तरह से रखेंगे सूर्य के प्रकाश में, क्या ये अवशोषित कर पाएगा? क्योंकि इसके लिए एक विशेष अति है। इसी तरह यहाँ भी पेड़ पौधे में के लिए क्या है, जो सूख चुका है पेड़ पौधे वो तो नहीं कर पाएगा ना, तो इसीलिए हम कहते हैं हरे पेड़ पौधे। क्लियर? देखो ये सूर्य प्रकाश, देखो इधर तो हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण अर्थात सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो वायु, हम वायु का बात करते तो उसमें सब गैस रहता है, मेरा नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, यानी हाइड्रोजन, हर सभी गैस मिला रहता है। तो हमको इसमें क्या प्राप्त करना है, ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वायु से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त कर लेता है और पृथ्वी से क्या कर लेता है, जल को ग्रहण कर लेता है। पृथ्वी से जल को ग्रहण कर लेता है। अब देखो हम देखते हैं पृथ्वी में हर चीज हमारा पाया जाता है, जैसे जल है, मिट्टी जो भी है। तो पृथ्वी में क्या होती है, पेड़ पौधे जो जड़ें होती है वो कहाँ होती है, मिट्टी के। और ये हम जानते हैं कि इस मिट्टी में यानी कि जल भी पाया जाता है। अब अगर कभी कभी देखोगे यानी गर्मी के दिनों में कि जब सूख जाती है मिट्टी, तो हम इसके नमी को बनाए रखने के लिए इसमें अस्tra यानी ऊपर से जल देते हैं। तो ये जल जो जाता है इस धरती के अंदर, और इसमें हम जानते हैं पृथ्वी के अंदर बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। तो वो क्या खनिज जल में मिल जाता है, और फिर ये जो जड़ होती है इस जल को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। जल क्या करती है, जल को अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित कर लेती है यानी जल ग्रहण कर लेती है और अपना भोजन बनाती है। वो अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनाती है, हम इसको ग्लूकोज भी बोलते हैं, ठीक ना, का निर्माण करती है। यानी कहने का मतलब देखो मुख्य रूप से हमें क्या, प्रकाश अपना हरे पेड़ पौधे जो होते हैं यानी पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन 4 चीजों की सहायता से बनाते हैं। पहला क्लोरोफॉर्म की सहायता से, चूंकि ये मेरा अभिक्रिया सूर्य प्रकाश इसलिए क्लोरोफॉर्म दिखाना इसमें हमको जरूरी नहीं था, या छिड़का भी सकते, चूंकि हरे पेड़ पौधे लिख दिए इसका मतलब क्लोरोफॉर्म आ ही गया है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म हरे पेड़ पौधे में ही पाए जाते हैं। तो क्लोरोफॉर्म, सूर्य की प्रकाश, तीसरा हमारा देखो कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा जल। यानी भोजन जो पेड़ पौधे अपना बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो 4 चीजों की मदद से। फिलहाल खैर हम बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में हम क्या देख रहे हैं कि हरे पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण कर लेता है। हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जबकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और ये पृथ्वी से क्या करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, और इससे अपना भोजन को कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। यानी कि देख सकते हो ये मेरा कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि वो ग्रहण किया, और ये मेरा जल है। सनलाइट में जो होती है वो किस चीज का निर्माण कर देती है, ग्लूकोज का। अब ग्लूकोज का होना बहुत जरूरी है। जैसे गर्मी के दिनों में अगर हम लोग को ज्यादा प्यास लगती है, या फिर गर्मी के दिन में हम लोग निकलते हैं, तो हर कोई जैसे डॉक्टर हो या पेरेंट्स हो, हर कोई सलाह देती है कि ग्लूकोज पीकर के घर से निकल, पिया जाता है ना। टीचर भी हमें सलाह देती है ग्लूकोज पर, यानी ग्लूकोज हर हाल में क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मेरा क्या ग्लूकोज बन रहा है, और ये मेरा साथ में ऑक्सीजन गैस बनती है। अब देखो यहाँ एक चीज ही देखना क्लियर, यहाँ देख लो कर लो। सबसे पहले पेड़ पौधे को क्लोरोफॉर्म मिला, प्रकाश मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, जो हम लोग छोड़ रहे हैं ग्रहण कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा जल। इससे वो अपना भोजन बना लिया, और साथ ही साथ हम लोगों के लिए देखो यहाँ पे ऑक्सीजन भी छोड़ रहा है। हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, साथ में छोड़ रहा है, और यही ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, ये एक तरह का साइकिल है। देखो किस तरह, मान लेते हैं कि ये मेरा पेड़ पौधा है, ठीक है, और ये मान लेते हैं जीव जंतु है, ठीक है। पेड़ पौधे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है जो कि जीव जंतु छोड़ता है,
और जीव जंतु ऑक्सीजन लेता है जो कि पेड़ पौधा छोड़ता है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये एक प्रकार का रिसाइकल है कि हम जो छोड़ रहे हैं वो ये ले रहा है और ये जो छोड़ रहा है वो हम ले रहे हैं, यानी एक दूसरे पर दोनों के दोनों क्या है, हम आश्रित हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। चलो इसका अगला देखते हैं। चलो देखो, हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया प्रकाश मतलब फोटो केमिकल रिएक्शन का दो एग्जांपल देखे थे। जैसा देखते हैं, जब सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl को सूर्य प्रकाश की जगह केवल प्रकाश का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक ना, यानी प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है, तब ये सिल्वर तथा क्लोरीन के रूप में क्या होता है, घटित हो जाता है। घटित होने का मतलब टूट जाता है और टूट करके दोनों क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे देख सकते हैं AgCl है, जब हम इसको सन की लाइट में रखते हैं तो Ag अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है, ठीक है। उसी तरह जब हम सिल्वर ब्रोमाइड, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, जब सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तब सिल्वर और ब्रोमीन टूट करके अलग हो जाता है, ठीक ना। ये मेरा Ag सिल्वर है और Br ब्रोमीन है, तो सिल्वर और ब्रोमीन टूट करके क्या होता है, अलग हो जाता है। और फिर उसी प्रकार इसका भी है कि जब सिल्वर आयोडाइड जब सिल्वर आयोडाइड की प्रकाश की उपस्थिति में रखी जाती है तो ये सिल्वर और आयोडीन के रूप में टूट करके क्या होता है, अलग हो जाता है। अब यहाँ देखना एक चीज, ये इम्पोर्टेंट चीज है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, ये जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया हो रही है यानी प्रकाश के ही उपस्थिति में अभिक्रिया करती है, इसके कारण ही फोटोग्राफी में उपयोग होने वाले जो फिल्म होते हैं उसकी सतह पर क्या आता है, सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ा रहता है। जिस तरह हम लोग पढ़े थे कि दर्पण के पीछे जो है चांदी का मतलब सिल्वर का लेप चढ़ा हुआ रहता है, जिसके कारण ये प्रकाश को क्या कर देती है, परावर्तित करती थी, पढ़े थे ना। उसी तरह यहाँ पर क्या है कि ये जो फोटोग्राफी का जो फिल्म होता है उसमें क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ा रहता है। क्लियर हुआ? किसी को कहीं पे कोई क्वेश्चन भी है? नहीं ना, ठीक। चलो अब देखो, मेरा अगला है मतलब लास्ट अभिक्रिया या फिर हम ये कहें नौमा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इसी को हम इस तरह से भी बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ठीक ना। और इसी का नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया भी, इसी का नाम रेडॉक्स अभिक्रिया, या इसी को हम ये भी बोलते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया। चूंकि ऑक्सीकरण का ही दूसरा नाम अपचयन है और अवकरण का ऑक्सीकरण का दूसरा नाम उपचयन है और अवकरण का दूसरा नाम अपचयन है। इसको याद करने का वेरी सिंपल है, देखो इसमें ओ है लेकिन ओ क्या, ओ के साथ अनुस्वर भी लगा हुआ है, लेकिन ये केवल ओ है तो केवल ओ में ओ वाला, और जो केवल जिसके साथ ओ के साथ कुछ है तो ये मतलब ओ इसमें नहीं रहेगा, समझ में आया। यानी जो अवकरण में ओ है तो अपचयन में भी क्या है, ओ है। इसमें ओ है लेकिन ओ के साथ दूसरा मात्रा भी जुड़ा हुआ है तो इसमें भी क्या है, ओ नहीं है, समझ में आया ना। तो यानी जिसमें केवल ओ उसमें केवल ओ वाला, तो ऑक्सीकरण का दूसरा नाम अपचयन और अवकरण का दूसरा नाम अपचयन। क्लियर हो गया होगा। और इसी दोनों अभिक्रिया को ही हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जब एक साथ होते। खैर इसको जानने से पहले हमें जानना होगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है और अवकरण अभिक्रिया क्या। तो हम देखते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो देखो, वैसे रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें कोई भी तत्व या यौगिक, सीधे से हम कह सकते हैं कोई भी पदार्थ, क्योंकि पदार्थ या तो तत्व होगा या यौगिक होगा। अब तत्व कहने का मतलब संकेत होगा और यौगिक कहने का मतलब अनुसूत्र होगा। तो कोई भी तत्व या यौगिक ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ऑक्सीजन। अब इसमें ये चीज याद रख लेना कि अगर ऑक्सीजन का ग्रहण हो रहा है तो हाइड्रोजन का त्याग होगा। ऑक्सीजन ग्रहण करता है या फिर कोई भी यौगिक हाइड्रोजन का त्याग करता हो। अब देखो, हम केवल H का बात करें तो जब भी हाइड्रोजन का त्याग करेगा तो यौगिक ही होगा, क्योंकि केवल H का बात करेंगे तो वो तो तत्व हो जाएगा, तो त्याग कौन कर सकता है? यौगिक। इसीलिए इसमें तत्व नहीं लिखा हुआ, ठीक ना। तो कोई भी यौगिक हाइड्रोजन का त्याग करता, ऐसा मत लिख ले देना कि कोई भी तत्व या यौगिक, क्योंकि तत्व कभी भी हाइड्रोजन खुद एक तत्व है, तो वो अपना त्याग कैसे कर सकता है? उसका त्याग तो कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है ना। तो इसीलिए हम यहाँ क्या लिए हैं? यौगिक। कोई भी यौगिक हाइड्रोजन त्याग करता हो तो इसे अभिक्रिया कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और इसी को हम अपचयन अभिक्रिया भी, उपचयन अभिक्रिया, इसी को हम क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। अब देखो, इसमें क्लियर ही हो जाना। सबसे पहला, जिसमें O था उसमें यहाँ O था, तो यानी अब करण को अपचयन बोले थे। अब दूसरा, ऑक्सीकरण का ग्रहण होगा। देखो, O के और ऑक्सीकरण के दुइयों का आगे वाला मिल रहा है, तो यानी कि अब बात करने की ऑक्सीकरण में क्या होगा? तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होगा, ऑक्सीजन का ग्रहण होगा। अब ऑक्सीजन का ग्रहण हुआ, जब एक का ग्रहण होगा तो दूसरा का त्याग होगा। तो बस याद करने का यही तरीका है कि अगर ऑक्सीजन का ग्रहण हो रहा है तो अपने आप हो जाएगा कि हाइड्रोजन का त्याग होगा, और ऑक्सीजन का ग्रहण तो ऑक्सीकरण। अब दूसरा, अब करण अभिक्रिया, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी तत्व या यौगिक हाइड्रोजन का ग्रहण करता है। यहाँ किसका ग्रहण होगा? अब देखो, ऑक्सीजन का ग्रहण हुआ तो हाइड्रोजन का त्याग। अब हाइड्रोजन का अगर ग्रहण होगा तो इसका मतलब ऑक्सीजन का त्याग हो जाएगा, या फिर ऑक्सीजन का क्या होता हो? त्याग होता हो। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? अपकरण। अब अपकरण को ही हम क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया भी। और कभी भी ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया अकेले नहीं, जब भी होता है तो एक साथ ही होता है, यानी अपकरण और ऑक्सीकरण अभिक्रिया दोनों एक साथ होगी। और यही अभिक्रिया जब दोनों एक साथ होती है तो हम उसे ही बोल देते हैं रिडोक्स अभिक्रिया। खैर, रिडोक्स क्या है हम बाद में जानेंगे, पहले ये जान लेते हैं। तो क्या क्लियर हो गया ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रिया? यहाँ तक क्लियर। अब इसमें एक चीज देखना, जो ऑक्सीजन का ग्रहण कर रहा है वह ऑक्सीकृत होगा, वह ऑक्सीकृत होगा। तो कहने का मतलब क्या है, सो समझना। देखो, हम मान लेते हैं क्या है ये मेरा कॉपर ऑक्साइड, जिसको हम कह सकते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड भी। क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस कॉपर का तो संयोजकता होता था ना 1 2, तो अधिक 2 है, तो यानी अधिक है। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड जब हम इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ, यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं? प्रवाहित कराते हैं, तो ये ऑक्सीजन देखना क्या करेगा? हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा? ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करेगा तो जल बना लेगा, और साथ में कॉपर मेरा क्या बन जाएगा? अकेला। तो यहाँ देखना, हाइड्रोजन जो था वो ऑक्सीजन से क्या कर रहा है? अभिक्रिया ना, यानी ग्रहण कर रहा है। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन का क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ देखो लिखा है, जो ऑक्सीजन का क्या करेगा? जो ऑक्सीजन का ग्रहण करेगा वही ऑक्सीकरण कहलाएगा। यहाँ देखना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या किया है? ग्रहण किया। इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया है? ऑक्सीकरण। ये मेरा हो गया, और जो ऑक्सीकरण करेगा वही ऑक्सीकृत भी होगा। यानी कहने का मतलब इसमें जो है ऑक्सीजन ये ग्रहण कर रहा है, इसका इससे हो रहा है ना, तो ये Cu यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है इसका ऑक्सीकृत होगा। इसका क्या होगा? ऑक्सीकृत। क्योंकि देखना यहाँ पे हाइड्रोजन जो था ऑक्सीजन को क्या किया? ग्रहण किया। तो ग्रहण तभी करेगा जब इससे टूटेगा, और इससे टूटेगा कहने का मतलब इसका ऑक्सीकृत होगा, यानी ऑक्सीजन इससे क्या हो जाएगा? हट जाएगा। हटेगा तब तो इससे जाके जुटेगा। तो यानी जिससे ऑक्सीजन हटेगा उसका क्या होगा? ऑक्सीकृत। और जिसका ऑक्सीकृत होगा वो अपकारक कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? अपकारक। हम इसका परिभाषा भी लिखाएंगे, मतलब इसको बाद में भी समझाएंगे, लेकिन यहाँ भी थोड़ा समझाते हैं, ठीक है? क्योंकि अब कारक और ऑक्सीकारक पहचानने के लिए देता है ऑब्जेक्टिव में। तो देखना, इससे ऑक्सीजन हटेगा तो हट किससे रहा है?
कॉपर से, यानी खाली कॉपर ही नहीं है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, इससे ना निकल रहा है टोटली यौगिक से ना, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, तो यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीकृत होगा, क्या होगा, ऑक्सीकृत। और ऑक्सीकृत होगा किसके कारण, तो ऑक्सीकरण के कारण, किसके कारण, ऑक्सीकरण के कारण। और इसीलिए ये मेरा अवकारक कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, अवकारक। क्लियर। अब देखो, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा वो अवकृत होगा, वो क्या होगा, तो वो जो कहलाएगा वो कहलाएगा ऑक्सीकारक, यानी कि ऑक्सीजन का संयोग कम कर रहा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो होगा वो मेरा हो जाएगा ऑक्सीकारक। क्लियर। ठीक। इसमें क्या है कि जब हम ये एग्जांपल पहले भी देख चुके हैं सब, कि जब कार्बन में कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये कार्बन ऑक्सीजन को क्या करता है, कहीं ना कहीं ग्रहण कर लेता है, और तब क्या होता है, CO2 का। तो सोचो, ऑक्सीजन का ग्रहण हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरा देखते हैं, जब गंधक को, गंधक कहने का मतलब सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, यानी कहने का मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, कहने का मतलब वायु में जलाते हैं, तो क्या बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सल्फर भी क्या है, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब ये देखते हैं, तो यहाँ देखो, ये मेरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसमें जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, कहने का मतलब पूरा गाढ़ा जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो लेते हैं, ठीक ना। और ये मेरा है मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं, 2 के लिए डाई का प्रयोग करते हैं, 3 के लिए ट्राई का प्रयोग करते हैं, और 1 के लिए मोनो का प्रयोग करते हैं, और 0 के लिए कांट का प्रयोग करते हैं। खैर 0 का अभी तक नहीं आया है। तो देखो इधर, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीज क्लोराइड का निर्माण करता है, मैग्नीज क्लोराइड का निर्माण करता है, साथ ही जल का भी निर्माण होता है, और क्लोरीन गैस इससे क्या होती है, मुक्त हो जाती है, क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है। तो यहाँ थोड़ा देखना, तो ये जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है ना, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हम फिलहाल ऑक्सीकरण पे ही बात कर रहे हैं, इसलिए ऑक्सीकरण। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ हम चूंकि पहले ही बता चुके हैं, ऑक्सीकरण और अपकरण हमेशा क्या होती है, साथ साथ, तो यहाँ अपकरण भी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं क्लोरीन से जो है हाइड्रोजन दूर जा रहा है, तो क्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का त्याग कर रहा है ना, तो त्याग करने का कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपकरण भी होगा। तो खैर हम अभी बात ऑक्सीकरण के लिए किए। अब देखते हैं यहाँ पर जो है, फिर देखो ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन का ग्रहण कर रहा है, तो ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन का ग्रहण कर रहा है, तो जब हाइड्रोजन का ग्रहण होगा तो क्या होगा, अपकरण। साथ ही देखना, तो ये हाइड्रोजन भी तो ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है, तो यानी ऑक्सीकरण भी हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन जो है किसका ग्रहण कर रहा है, हाइड्रोजन का, तो क्लोरीन हाइड्रोजन को ग्रहण कर रहा है, यानी तो ये क्या हो जाएगा मेरा, अपकरण। यहाँ पर अगर देखते हैं तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर ही, और ये जो ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, तो ग्रहण कर रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, तो क्या बन जाएगा ये, ऑक्सीकरण, क्योंकि ऑक्सीजन का ग्रहण हो रहा है। साथ ही यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन को भी तो ग्रहण कर रहा है, हम ये भी तो कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है मेरा, उसे समझना, हाइड्रोजन ग्रहण कर रहा है ऑक्सीजन को, हम ये कहें, या फिर ये भी कह सकते कि कॉपर जो है त्याग कर रहा है ऑक्सीजन का, तो भी तो मेरा ऑक्सीकरण ही हुआ। अब कॉपर जो है त्याग किया ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन का त्याग होना मतलब ऑक्सीकरण, और हाँ कारण कि अपकरण। हाँ, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का ग्रहण कर रहा तो ऑक्सीकरण, और कॉपर जो है ऑक्सीजन का त्याग कर रहा तो अपकरण, दोनों अभिक्रिया आ गई। तो लिखना चाहते हो लिख लो, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ये लिख लो, जिसमें देखो ऑक्सीजन का ग्रहण हो रहा है और इसमें ऑक्सीजन का ग्रहण हो रहा है, इसको भी ऑक्सीकरण में लिखना, लेकिन यहाँ ये लिख देना कि हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है, हाइड्रोजन के त्याग के कारण, क्योंकि देख सकते हो इस तरह से हम देखते हैं तो हाइड्रोजन का देखो, केवल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से ही केवल क्लोरीन बन गया, तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, तो H का त्याग हो रहा है, क्या बन रहा है, अपकरण, ऑक्सीकरण।
ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में या तो ऑक्सीजन का संयोग होगा या हाइड्रोजन का क्या। वैसे यहाँ पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का योग भी कर रहा है, देख सकते हो। लेकिन तब तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से योग करके जल बना रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर ऑक्सीकरण केवल दिखाना है, केवल ऑक्सीकरण। तो हम ये लिख देंगे इस तरह से, चीनी बना देना और यहाँ लिख देना हाइड्रोजन का त्याग। और इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ अपकरण होगा। क्यों अपकरण होने का मतलब क्या है, यहाँ पर इस तरह से करके हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का ग्रहण। हाइड्रोजन का ग्रहण होगा तब तो अपकरण होगा। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन का ग्रहण। और यहाँ पर भी हम कह सकते हैं, देखो ये ऑक्सीजन कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का ग्रहण कर लेगा, ये त्याग करेगा। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन का त्याग करेगा। कहने का मतलब मेरा क्या है, सो देखना, ये जो है ऑक्सीजन का क्या कर दिया, तो ऑक्सीजन का त्याग मतलब अपकरण, क्योंकि ग्रहण ऑक्सीकरण है तो त्याग अपकरण होगा। समझ में आया है। ऑक्सीजन का ग्रहण ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन का त्याग अपकरण होगा। ये कौन सा अभिक्रिया मेरा हो गया, अपकरण। ये 3 गो हम ऑक्सीकरण दिखाए और 3 गो में अपकरण, जबकि रियली में ये भी ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होगा और ये भी ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होगा। खैर दोनों का पहले एग्जाम्पल लिखो, उसके बाद देखते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ पे एक चीज और थोड़ा देखना, तो देखना यहाँ पे हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे केवल क्यूप्रिक ऑक्साइड बोल रहे हैं। यहाँ पर एक है ऑक्सीजन, तो इसके लिए भी तो मोनो का यूज कर सकते थे ना, लेकिन नहीं कर रहे। ऐसा क्यों, ना कोई जानते हो और ना किसी ने पूछे हो। अभी मिटाने में आया तो देखो कैसे। यहाँ पर हम देखते हैं क्या, सल्फर की जो संयोजकता वो 1 है और ऑक्सीजन की संयोजकता सही बोले आप, सल्फर का 4 है और ऑक्सीजन का 2 होता है। ठीक, तो देखना यहाँ पर इसका इधर आएगा और इसका इस ओर जाएगा, होगा ना। 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा CO2 सॉरी SO2। उसी तरह C का देखते हैं, इसकी संयोजकता 4 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2, CO ये बनेगा, इसका इधर जाएगा तो C2 और इसका 4 काट देगा तो बन जाएगा CO2। अब देखना कार्बन का 1 अणु लेकिन ऑक्सीजन का कितना अणु, यही कारण है कि हम इसको बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसी में एक चीज और, CO, इसमें हम बोल रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों, यहाँ 2 था तो डाई लगाए, यहाँ 1 है तो मोनो लगाए। अब यहाँ मोनो क्यों लगाए, देखना इसका 4 था और इसका क्या होता है, 1 के लिए 2, लेकिन अगर 2 कार्बन ले लिया जाए तो 4 ना, तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा, खत्म, तब CO केवल होगा। लेकिन खत्म करेगा उसके लिए ऑक्सीजन 2 होना जरूरी है, तब तो 4 होगा ना। तो यही यानी कि दोनों बराबर तो दोनों का संयोजकता ना है, इसीलिए यहाँ पर डाई और मोनो का यूज हुआ। लेकिन यहाँ पर देखो तो कॉपर का भी, चूंकि हम बता चुके हैं कॉपर में क्यूप्रस होता है और क्यूप्रिक होता है। क्यूप्रस का 1 और क्यूप्रिक का 2, यहाँ क्यूप्रिक है तो इसका 2 होगा और ऑक्सीजन का भी, दोनों का दोनों खत्म कर दिया। तो बताओ अगर हम इसके लिए E1 है तो भी मेरा क्या है 1, E2 है तो भी, तो अगर डाई या मोनो लगाएंगे तो दोनों में लगाएंगे। तो जब हम जान ही रहे हैं कि अगर E इसको 20 रुपया देगा तो इसको 20 रुपया देना पड़ेगा, तो क्या लगा बढ़िया दोनों अपना पैसा अपने पास रख लो। समझ में आया है। तो हम कहा ना इसके में मोनो लगाएंगे ना इसमें मोनो लगाएंगे, क्योंकि इससे देखो अगर हम डायरेक्ट कॉपर ऑक्साइड बोल रहे हैं तो पता चल रहा है कॉपर का भी 1, ऑक्सीजन का भी 1। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये पता चलेगा कि कार्बन 1 है लेकिन ऑक्सीजन 2। अब अगर हम बोलते हैं यहाँ पर ही कॉपर डाइऑक्साइड, समझना क्यूप्रिक डाइऑक्साइड अगर हम बोलते हैं तो पता चलेगा कॉपर 1 होगा लेकिन ऑक्सीजन 2। तो बताओ कॉपर 1 कॉपर के लिए तो 2 होता है लेकिन 2 ऑक्सीजन के लिए फिर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए यहाँ भी तो 2 देना पड़ेगा ना, तो 2 देंगे तो अपने आप कैंसिल कर ही देगा। समझ में आया है। यही रीजन है कि यहाँ पर डाई और ट्राई का प्रयोग नहीं करते। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया, हम इसी के लिए ऑक्सीकरण और अपकरण को पढ़े थे, यानी जाने थे। उसी को अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, उपचयन अपचयन।
और ये रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो वैसे रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकरण या अपकरण अभिक्रिया, यानी सिंपल सी बात है, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपकरण क्या है, सदैव साथ साथ होती है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपकरण अभिक्रिया हमेशा साथ साथ होती है। तो इसी को हम लिख दें, वैसे रासायनिक ऑक्सीकरण तथा अपकरण अभिक्रिया जो सदैव साथ साथ होती है उसे ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया या फिर रिडॉक्स अभिक्रिया या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें अकेला ना तो ऑक्सीकरण होता है और ना ही अपकरण। कहने का मतलब हम कल सोचेंगे कि केवल ऑक्सीकरण करवा देते अपकरण नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऑक्सीकरण हुआ तो अपकरण भी होगा, क्योंकि ऑक्सीजन अगर जो जुटा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हाइड्रोजन भी जुटेगा ही जुटेगा। चलो देखते हैं, जब क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तब कॉपर धातु और जल बनता है। जैसे देख सकते हो क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर, गर्म करने का साइन ये है, या डायरेक्ट हम ताप भी दे सकते हैं, क्योंकि गर्म करते हैं तो ताप बढ़ता है, तो इसमें कॉपर धातु और जल का निर्माण होता है। इसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों हो रहा है। कैसे वो देखना, देखो यहाँ पे देखते हैं तो देखना यहाँ पे पहला में देखो तो जितने भी हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया उसमें इस तरह से करके लिखना है, ठीक ना, इस चीज को ध्यान देना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अगर ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है तो इसका मतलब कौन सा अभिक्रिया हुआ, अपकरण अभिक्रिया। दूसरी ओर देखना तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का ग्रहण हो रहा है, क्योंकि केवल H था, H2O बन गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ग्रहण। H जो है वो को ग्रहण कर रहा है ना, तो ये ऑक्सीजन का क्या कर रहा है, ग्रहण। और ग्रहण कर रहा है तो ये क्या होगा, ऑक्सीकरण। क्या दोनों अभिक्रिया साथ साथ हुआ है, तो यही अभिक्रिया मेरा क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। अब देखना यहाँ पर ये जो है कॉपर ऑक्साइड, इससे ऑक्सीजन क्या हुआ, त्याग किया, तो क्या बन गया, अपकरण। तो अपकरण बना है तो इसका क्या हुआ, ये क्या हो गया, देखना अपनी, ये जो मेरा हाइड्रोजन है ये क्या किया, ऑक्सीजन का ग्रहण कर लिया है, और ये जो है कॉपर ऑक्साइड ये ऑक्सीजन का क्या कर दिया, त्याग किया है। ऑक्सीजन इससे त्याग हो रहा है, तो यानी ये ऑक्सीकृत कर दिया है, ऑक्सीजन को क्या कर दिया, त्याग किया, यानी ये ऑक्सीकृत किया। और ऑक्सीकृत किया है तो फिर इसमें ये क्या कहलाता है, ये जो है मेरा ये ऑक्सीकारक हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीकृत कर रहा कौन, कॉपर ऑक्साइड। तो ये कॉपर ऑक्साइड मेरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। केवल अगर कॉपर पूछेगा तो केवल कॉपर ऑक्सीकारक नहीं होगा, क्योंकि केवल कॉपर जो है ऑक्सीजन का त्याग नहीं कर रहा, बल्कि क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन का त्याग कर रहा। क्योंकि सोच लो केवल कॉपर का बात करते तो इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं थी, त्याग किसे कर सकता है, समझ में आ रहा है। तो यानी ऑक्सीकारक केवल कॉपर नहीं बल्कि कॉपर ऑक्साइड होगा, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड होगा। और बात करते हैं ये हाइड्रोजन का, तो देखो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन का क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन मेरा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कारण। क्लियर है ना। यहाँ इसी तरह देखते हैं हम सल्फर में, तो सल्फर से देखो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, तो सोचो हाइड्रोजन का त्याग होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन का ग्रहण हो या हाइड्रोजन का त्याग हो कहलाएगा ऑक्सीकरण। दूसरा यहाँ देखो क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन में हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, अब हाइड्रोजन का ग्रहण का है या ऑक्सीजन का त्याग का है, क्या कहलाएगा, अपकरण। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, समझ में आया है। इसी तरह से करके इसका एग्जाम्पल लिख लो। इसी में मेरा एक होता है पहचानने के लिए देता है ऑक्सीकारक और अपकारक। तो पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीकारक और अपकारक का परिभाषा क्या आता है, उसके बाद हम उसे पहचानने के लिए जानेंगे। जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन का ग्रहण करता है
जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन का त्याग करता है यानी निष्क्रिय। देखो हम पहले ऑक्सीजन का अगर त्याग कर रहा है फिर दूसरा हाइड्रोजन का क्या करेगा, ग्रहण। और जो ऑक्सीजन का त्याग करता है यानी हाइड्रोजन का ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, अवकरण। अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया होता है ना, यानी उसका क्या होता है, अवकरण होता है। और जो त्याग कर रहा है ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन को ग्रहण कर रहा है वो जो होगा वो अवकृत हो जाएगा। वो क्या होगा, अवकृत होगा। और उसी को हम कहेंगे ऑक्सीकारक। यानी सिंपल से बात है, जिसका ऑक्सीकरण होगा उसी का वही अवकृत होगा और उसको ऑक्सीकारक कहेंगे उसको। और इसको पहचानने का एकदम सिंपल तरीका, जो ऑक्सीजन का त्याग किया वही होगा ऑक्सीकारक। जो ऑक्सीजन का त्याग किया वो ऑक्सीकारक और जो ऑक्सीजन को ग्रहण किया वो अवकारक। तो देखो जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन का ग्रहण करता है, ऑक्सीजन का ग्रहण करेगा इसका मतलब हाइड्रोजन का त्याग करेगा। और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन ग्रहण किया या हाइड्रोजन त्याग किया तो अवकारक कहलाएगा, ठीक ना। क्योंकि जो ऑक्सीजन का ग्रहण करेगा या हाइड्रोजन त्याग करेगा वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा और वो जो होगा वो ऑक्सीकृत हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत। तो परिभाषा क्या होगा, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन का ग्रहण करता है या हाइड्रोजन का त्याग करता है तब वो पदार्थ ऑक्सीकृत होता है, अर्थात उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ऐसे पदार्थ को ही अवकारक कहते हैं। जिसे यहाँ एग्जाम्पल में समझना थोड़ा सा, क्यूप्रिक ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन गैस के साथ करवा रहे हैं तो देखना यहाँ पर, ए जल्दी यहाँ पे देखो, यहाँ ऑक्सीजन का क्या कर रहा है, त्याग। तो जो भी ऑक्सीजन का त्याग करेगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। तो ये मेरा क्या कहला रहा, ऑक्सीकारक। समझ में आया। अच्छा यहाँ पर ये देखना, ये क्या बोलते हैं, हाँ। और यहाँ पर ऑक्सीजन का ये त्याग किया थी, कहला गया मेरा ऑक्सीकारक। और साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन का कौन ग्रहण कर रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, तो जो ग्रहण करेगा वो कहलाएगा अवकारक। तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा क्या, समझ में आया। उसी तरह इसमें देखते हैं तो देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन का क्या कर रहा है, त्याग। हाइड्रोजन का, तो जो हाइड्रोजन का त्याग करेगा वो क्या कहलाएगा, अवकारक। और जो हाइड्रोजन को ग्रहण करेगा, यहाँ देखो ग्रहण कर रहा है ना, तो जो हाइड्रोजन को क्लोरीन ग्रहण कर रहा है तो जो ग्रहण करेगा वो ऑक्सीकारक। यहाँ देखना H जो है ऑक्सीजन को ग्रहण कर लिया तो हाइड्रोजन क्या होगा, जो वो को ग्रहण किया ऑक्सीकारक की अवकारक। अरे जो ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा वो, सॉरी, ऑक्सीजन को जो ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा, अवकारक। ये ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा है ना, अवकारक। और ये देखो तो हाइड्रोजन को ग्रहण कर रहा, तो ये हो जाएगा मेरा ऑक्सीकारक। समझ में आया, यही ब्लैक फिर से बताएं। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का त्याग, अगर ऑक्सीजन का त्याग होगा तो अवकरण, तो यही ना त्याग कर रहा है, तो हो जाएगा अवकरण। और यहाँ देखो तो ऑक्सीजन का ग्रहण तो हो जाएगा अवकरण। ऑक्सीजन का त्याग अवकरण और ऑक्सीजन का ग्रहण अवकारक, ठीक ना। अब यहाँ देखना ऑक्सीजन का ये क्या कर रहा है, त्याग। अगर ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकारक। ऑक्सीजन का जो त्याग किया वो कहलाएगा ऑक्सीकारक और ऑक्सीजन को जो ग्रहण किया वो कहलाएगा अवकारक। तो समझ में आ गया, अवकारक और ऑक्सीकारक अगर पहचानने के लिए देगा तो पहचान लोगे ना, क्लियर है। ठीक, असाइनमेंट कर देना था जो दिए थे क्वेश्चन वाला। इसमें ऑब्जेक्टिव अपना देख लेना, बाकी सब्जेक्टिव में कौन कौन क्वेश्चन बनेगा वो बताते हैं, टिक मार लेना। तो 11 नंबर क्लियर हो गया। भोजन का पाचन नहीं पता है, ऐसे ही ठीक है करो। प्रकाश 12 हो गया क्लियर, 13 बच गया, 14 बच गया। खैर जो भी है अपना देख लेना, ठीक है, क्लियर कर लेना। चलो।